गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 6 मार्च से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। सबसे पहले ये जान लेते हैं इस प्रोटोकॉल को किस वर्ष में अपनाया गया था। तो नगोया प्रोटोकॉल को 29 अक्टूबर 2010 को अपनाया गया था। नगोया जो कि एक जापान का शहर है, इस शहर में अपनाए जाने के कारण इस प्रोटोकॉल का नाम नगोया प्रोटोकॉल रखा गया। और यह प्रोटोकॉल जो है वो जैव विविधता से संबंधित है। इसका विषय देखिए, आनुवांशिक संसाधनों और लाभ के निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण तक पहुंच है। ठीक है, तो नगोया प्रोटोकॉल ध्यान रखिएगा किससे, आनुवांशिक संसाधनों से संबंधित है। ठीक है, वर्ष 2010 में इसे अपनाया गया था। हम आते हैं अपने आज के सेशन पे और देखते हैं हमारा सबसे पहला आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि IIT रुड़की की ओर से किसे गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। राजीव रंजन मिश्रा को, अखिलेश उपाध्याय को, मनीष सिंह को या फिर तरुण मिश्रा को। करेक्ट आंसर इज ए है, राजीव रंजन मिश्रा को IIT रुड़की की ओर से गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इनके द्वारा जो गंगा पुनरुद्धार में किए गए योगदान के कारण IIT रुड़की की ओर से इन्हें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, ये इसके देखा जाए तो पूर्व महानिदेशक थे राजीव रंजन मिश्रा, और इनको गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? IIT रुड़की के द्वारा किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार देखा जाए किस लिए दिया जाता है, किस कारण, कौन से योगदान के कारण यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अनुसंधान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह पुरस्कार गंगा पुनरुद्धार के संबंध में किए गए वैज्ञानिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, वैधानिक और आर्थिक प्रकृति के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? इसरो, नासा, जाक्सा या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। करेक्ट आंसर इज बी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अमेरिकी स्पेस एजेंसी के द्वारा गोज, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म देखा जाए तो जियो स्टेशनरी ऑपरेशन एनवायरमेंटल सैटेलाइट, ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में देखिए क्या व्याख्या दिया गया है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, जो कि कहाँ पे, फ्लोरिडा में स्थित है, से 4 अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रहों के एक श्रृंखला में तीसरे जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एक मौसम उपग्रह है। अगर जिसे फुल फॉर्म पता होगा तो वो इजीली जान लेगा कि ये एक मौसम उपग्रह है। क्या नाम है इसका? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट, जो कि नासा अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और कहाँ से किया गया है? कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, जो कि कहाँ पर स्थित है? फ्लोरिडा। यह पर्यावरण जो है, पर्यावरण एवं जलवायु की निगरानी करने के लिए इस उपग्रह का नाम जो है, इस उपग्रह का नाम, इसका देखिए उद्देश्य क्या है, ये पर्यावरण और जलवायु की निगरानी करेगा। और इस उपग्रह का नाम क्या है? गोस-T। ठीक है, जब इस उपग्रह को जो है लॉन्च किया जाएगा और जब यह उपग्रह जो है अपने भू स्थिर कक्षा में स्थापित हो जाएगा तो उसके बाद इसका नाम बदल दिया जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? गोस-T से हो जाएगा गोस-18, यानी कि जियो स्टेशनरी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, उपग्रह की बात किया जाए तो गोस-T की, तो यह इसका उपयोग राष्ट्रीय महासागरीय वायुमंडल प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे यशराज फिल्म का नया CEO बनाया गया है? विनय सक्सेना को, अधीर कुमार को, अक्षय विधानी को या फिर विनोद सिंह को। करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, अक्षय विधानी को यशराज फिल्म का नया CEO बनाया गया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखा जाए यशराज जो है प्रोडक्शन हाउस है और यह फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी यशराज फिल्म के ने अक्षय विधानी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया गया है। ठीक है, किसे किया गया? अक्षय विधानी को किया गया है और यशराज फिल्म का।
और यश राज फिल्म की बात करें तो इसकी स्थापना यश राज चोपड़ा के द्वारा किया गया था, 1970 में किया गया था। वर्तमान में इस फिल्म में इसके जो इस प्रोडक्शन हाउस के जो चेयरमैन और एमडी की बात करें तो आदित्य चोपड़ा जो है यश राज फिल्म के चेयरमैन और एमडी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यश राज फिल्म जो प्रोडक्शन हाउस है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नामित किया गया है, तो अक्षय विधानी को नामित किया गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आईपीसीसी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। ठीक है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट को जो है इसका शीर्षक क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो जलवायु परिवर्तन 2022 संकट समाधान, जलवायु परिवर्तन 2022 प्रभाव, अनुकूलन और भेद्यता, जलवायु परिवर्तन 2022 भौतिक विज्ञान, जलवायु संकट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जलवायु परिवर्तन 2022 प्रभाव, अनुकूलन और भेद्यता जो है ये इस आईपीसीसी रिपोर्ट का शीर्षक है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या बातें की गई हैं। तो देखा जाए अभी किसके द्वारा यहाँ पे, तो अभी हाल ही में अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन समिति इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज की छठी आकलन रिपोर्ट 6 असेसमेंट रिपोर्ट का दूसरा भाग जारी किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये छठा आकलन रिपोर्ट था और इस रिपोर्ट का जो है ये दूसरा भाग जारी किया गया। इसके पहले भी जो है एक भाग जारी किया गया था और इस रिपोर्ट में देखिए क्या है कि इस रिपोर्ट का शीर्षक पूछा गया है कि इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। तो रिपोर्ट का शीर्षक है जलवायु परिवर्तन 2022 प्रभाव, अनुकूलन और भेद्यता है। रिपोर्ट के दूसरे भाग में क्या बताया गया है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जोखिमों, कमजोरियों और अनुकूलन विकल्पों के बारे में आकलन किया गया है। ठीक है, तो किन कौन से, जो अगर हम दूसरे भाग करते जो कि छठी भाग यहाँ पे छठा रिपोर्ट था, ठीक है, छठी आकलन रिपोर्ट थी और छठी आकलन रिपोर्ट का ये दूसरा भाग था और इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज जो है आकलन किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव होंगे, उसके जो जोखिम होंगे और उनकी कमजोरियां और आकलन, इनके विकल्प के बारे में जो है इसमें आकलन किया गया है। रिपोर्ट में एक बात कही गई है, पूछा गया है, बताया गया है कि इसमें जो सबसे ज्यादा जो है जलवायु परिवर्तन के कारण कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो साउथ एशिया को बहुत ज्यादा प्रभावित बताया गया और उसमें भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है ये क्षेत्र जो है यहाँ पे बाढ़ के कारण और सूखे के कारण जो है भारत और पाकिस्तान जो है ये सबसे अधिक जो है संवेदनशील क्षेत्र बना रहेगा जलवायु परिवर्तन के कारण। इस रिपोर्ट में ये इस बात को बताया गया है। ठीक है, चूंकि आईपीसीसी की हम लोग बात कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आईपीसीसी का निर्माण जो है ये किन किन संस्थाओं ने मिलकर किया था। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आईपीसीसी का। आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल के स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ईशा सिंह ने, सौरभ चौधरी ने, रुचिता विनकर ने या फिर दिनेश सिंह ने। करेक्ट आंसर इज बी है। ठीक है, सौरभ चौधरी ने, जिन्होंने ये एक भारतीय निशानेबाज हैं और इन्होंने ISS विश्व कप में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो स्पर्धा हुई है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो हुआ है, माफ करिएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय 2022 अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप का आयोजन देखिए कहाँ पे किया गया था, ये मिस्र की राजधानी काहिरा में किया गया है। और इस में देखा जाए, इस विश्व कप में देखा जाए तो भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है, भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने। और ये देखा जाए, ये जो विश्व कप हुआ है, जो है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप जो हुआ, उसका आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम महिलाओं की बात करें कि महिलाओं ने किसने क्या जीता है, तो यहाँ पे भारत की श्री निवेदा, ईशा सिंह और रुचिता विनरकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल की टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ध्यान रखिएगा, टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और इसी जीत के साथ भारत जो है 2 स्वर्ण और रजत समेत 3 पदकों के साथ जो पदक तालिका में इस समय देखा जाए तो शीर्ष स्थान पे था। ठीक है, तो 3 पदक के साथ जो है भारत शीर्ष स्थान पे रहा है। ठीक है, सौरभ चौधरी ने जीता है पुरुषों के, और महिलाओं में देखा जाए तो यहाँ पे टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है किसने, श्री निवेदा और ईशा सिंह और रुचिता विनकर ने जीता है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या विभाग द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है। नीति आयोग द्वारा, महिला आयोग द्वारा, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा,
सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। करेक्ट आंसर सी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू किया गया है। ये देखते हैं क्या उद्देश्य है इस परियोजना का, किस कारण से किया गया है। तो देखा जाए सबसे पहले तो महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। यह परियोजना महिला और बाल विकास मंत्रालय और निमहांस बेंगलुरु जो कि एक संस्था है, इन लोगों ने मिलकर, एक मंत्रालय कौन सा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, साथ ही साथ निमहांस बेंगलुरु ने मिलकर के भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लक्ष्य हेतु शुरू किया गया। ठीक है, तो जो महिलाएं जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अगर समस्या है उन पे सुधार के लक्ष्य हेतु इसे शुरू किया गया है स्त्री मनोरक्षा परियोजना। परियोजना का देखिए लक्ष्य क्या है। यह परियोजना जो है वो देश भर में 6000 वन स्टॉप सेंटर केंद्रों के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो जितने भी देश भर में जो वन स्टॉप सेंटर हैं, ठीक है, जो केंद्र है, उसमें जितने भी नियुक्त अधिकारी हैं जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्यरत व्यक्ति हैं, उनको जो है मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्त्री मनोरक्षा परियोजना जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और साथ ही साथ निमहांस बेंगलुरु स्थित इन लोगों ने मिल करके इसे जो है शुरू किया है, उद्देश्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना के लिए महिलाओं की स्थिति में। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा तटीय मंदिर शहर को 100% सौर शहर बनाने का योजना बनाई गई है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात या फिर उड़ीसा? करेक्ट आंसर इज डी, उड़ीसा राज्य सरकार ने देखा जाए तो तटीय, ठीक है, जो कोंकण मंदिर है उनमें देखा जाए उसे 100% सौर शहर बनाने की योजना बनाई गई है। यहाँ जो, तो यहाँ पे अगर हम व्याख्या देखें इसकी क्या दिया गया है, तो उड़ीसा सरकार द्वारा तटीय मंदिर शहर कोंकण मंदिर शहर को 100% सौर शहर बनाने की योजना बनाई गई है और इसे भारत के शून्य उत्सर्जन वाले पहले कुछ शहरों और कस्बों में भी शामिल किया जाएगा। तो जितने भी जो शहर है जो है शून्य कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, उन शहरों में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत उड़ीसा सरकार के द्वारा जो तटीय मंदिर शहर है, यानी कि तटीय मंदिर शहर है कोणार्क मंदिर शहर को 100% सौर शहर बनाने का, तो जितने भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से यहाँ पे जो है बिजली को पहुँचाया जाएगा, इस लक्ष्य के साथ इसको शुरू किया जा रहा है। कोंकण मंदिर की बात करें तो देखिए ये कहाँ पे स्थित है, कई बार आपसे प्रश्न पूछा भी गया है। कोंकण मंदिर जो है जो कि एक सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है, कोंकण सूर्य मंदिर, ये पूर्वी उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी, ठीक है, यहाँ से जहाँ रथ यात्रा भी निकलती है तो पुरी के पास ये स्थित है। और इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण देखिए क्या हुआ था, तो ये मंदिर जो है 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और कोणार्क मंदिर की परिकल्पना सूर्य देवता के विशाल रथ के रूप में की गई थी। तो इस मंदिर को ऐसा बनाया गया है कि ये मंदिर ऐसा लगेगा कि आप एक रथ पे चल रहा है, ठीक है, जिसके रथ के इधर देखा जाए तो एक तरफ जो है 12 पहिए हैं और एक तरफ देखा जाए तो 12 पहिए हैं और उस रथ को देखा जाए तो 7 घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा था, ऐसा माना जाता है। तो इतिहासकार जो है उस पर इस मत पे रहते हैं कि ये जो 12 पहिए एक साइड है और एक तरफ जो 12 पहिए हैं, यानी कि टोटल जो है 24, तो इस तरीके से जो है पूरे दिन का जो 24 घंटे दिखाता है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये 12 पहिए जो वर्ष के 12 महीने को दिखाता है और ये जो 7 घोड़े खींच रहे हैं ये दिखा रहा है कि हफ्ता के जो 7 दिन है सप्ताह के उसे दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 12 जोड़ी सूक्ष्मता पूर्वक अलंकृत पहिए वाले इस रथ को 7 घोड़े खींचते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। ठीक है, आप गूगल सर्च के करना, देखना इस कैसा इसका आकार बना है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया है और आपको पता चलेगा 13वीं शताब्दी का स्थापत्य का किस तरीके से, कितने लोग वहाँ पे कितना खूबसूरत तरीके से वो पूरी तरीके से अलंकृत किया गया इस मंदिर को। इस मंदिर का निर्माण देखिए वहाँ पे गंग वंश था, ठीक है, ध्यान रखिएगा गंग वंश 2 थे, एक साउथ में भी है, यहाँ पे उड़ीसा वाला जो गंग वंश था उसके महान शासक नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, किस शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। और कोंकण जो है उड़ीसा के स्वर्ण त्रिभुज की तीसरी कड़ी है, ठीक है, और दो कड़ी अन्य कौन सी 2 है, तो त्रिभुज की जो पहली कड़ी है वो जगन्नाथपुरी है और दूसरी कड़ी जो भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, तो ये तीसरी कड़ी है, ट्रायंगल है। इस मंदिर को देखा जाए, इस मंदिर का अगर कलर देखा जाए तो ये काफी गहरे रंग के कारण इसे ब्लैक पैगोडा के भी नाम से जाना जाता है, प्रश्न आपका पूछा जा चुका है।
और इसकी खूबसूरती, इसके स्थापत्य की महत्ता को देखते हुए इसमें प्रचुर एवं परिकृष्ट मूर्ति कला के कारण जो है, कला के लिए इसे 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था। तो कोंकण का जो शिव मंदिर है वो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। कमेंट बॉक्स में आंसर करके हाल फिलहाल में अभी किन स्थलों को जो है वो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, ठीक है। और भारत के टोटल कितने जो है स्थल जो है वो विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं, कितने स्थल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कितने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा ड्यूगोंग, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, समुद्री गाय भी कहते हैं। बस की पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। तो ड्यूगोंग किस राज्य का राज्य पशु है, ठीक है, किस राज्य का राज्य पशु है? तमिलनाडु का, अंडमान और निकोबार का, आंध्र प्रदेश का या फिर केरल का? करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो है ड्यूगोंग एक राज्य पशु है। तो ड्यूगोंग के बारे में देखिए चर्चा क्यों कर रहे हैं ये भी हम देख लेंगे। तो ड्यूगोंग जो कि हम जिसे समुद्री गाय के नाम से जानते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक राज्य पशु है। ड्यूगोंग एक समुद्री जानवर है जो विश्व संरक्षण संघ यानी कि IUCN द्वारा वैश्विक स्तर पर विलुप्त होने की संभावना के रूप में से सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। यह जो कि एक लुप्तप्राय समुद्री प्रजाति है और ये देखा जाए दोस्तों, ये एकमात्र ऐसी समुद्री जो कि शाकाहारी है, ठीक है। समुद्री घास और क्षेत्र में पाई जाने वाली जितनी भी अन्य जलीय वनस्पतियां हैं उस पर ये जीवित रहती है। ये पूरी तरह देखा जाए तो शाकाहारी है ये, ठीक है। और इसमें देखा जा चुकी आपने ये देखा कि ये एक लुप्तप्राय प्रजाति है, ठीक है, समुद्री प्रजाति है, जिसके संरक्षण के लिए जो है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा एक ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया जा रहा है, ठीक है, जो कि कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो पाक की खाड़ी में बनाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भारत का नक्शा देखें और यहाँ पे देखिए ये आपका श्रीलंका है और यहाँ पे है, ठीक है, पाक की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पे पाक की खाड़ी है। तो यहीं पे जो है इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ड्यूगोंग के संरक्षण के लिए भारत का जो पहला ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व जो है वो तमिलनाडु के समय पाक की खाड़ी में बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा में था जिससे आपसे पूछा गया है और ये प्रश्न भी आ चुका है। आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि किस तारीख तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है? तो बताइए किस तारीख तक? 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक, 2 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक, 3 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक या फिर 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक? करेक्ट आंसर इज ए है। 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक जो है जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके बारे में देखा जाए तो देखिए उद्देश्य क्या है इस सप्ताह को मनाए जाने का? तो जन औषधि केंद्रों को देश भर में बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो जितने भी जो जन औषधि केंद्र हैं उनको देश भर में बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की, तो देखा जाए इस परियोजना के माध्यम से लोगों के बीच में सस्ती और गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि के माध्यम से, परियोजना के माध्यम से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं लोगों तक जो है लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से कार्य किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और इसी उद्देश्य से जितने भी जो जन औषधि केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च के बीच में जन औषधि सप्ताह मनाए जाने का निर्णय बनाया जा रहा है, ठीक है। आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पे और हमारा अंतिम प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना द्वारा, ठीक है, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या फिर पंजाब? करेक्ट आंसर इज बी है। राजस्थान में किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में अगर देखें क्या व्याख्या दी गई है तो यहाँ पे है भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये छुप गया है, ठीक है। तो आयोजन पोखरण जो कि राजस्थान में है 7 मार्च को किया जाएगा, ठीक है। तो वायुसेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? पोखरण में किया जा रहा है, 7 मार्च को किया जाएगा। और ये देखा जाए इस अभ्यास में, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार कर लीजिए कि पहली बार राफेल विमान जो है इस अभ्यास का भाग बनने जा रहा है, ठीक है। और इस अभ्यास के जो मुख्य अतिथि रहेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, ठीक है।
और अभ्यास जो है, अगर हम इस अभ्यास की बात करें वायु शक्ति अभ्यास की, तो ये हर 3 साल पे जो है इसका आयोजन किया जाता है, पोखरण रेंज में किया जाता है। और वायु शक्ति अभ्यास का जो है हर प्रत्येक 3 साल पे इसका आयोजन किया जाता है। देखिए हमने अभी राफेल विमान की बात किया, तो राफेल जो डील थी, ठीक है, बताइए मुझे, राफेल जो समझौता हुआ है वो भारत और किस देश के बीच में हुआ है, ठीक है, तो किस देश के बीच में हुआ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। और उसके पहले देखिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे भारत का मैप खुला है, हम देख लेते हैं, राजस्थान की लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए आपके सामने मैप है भारत का, और अगर हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो भारत जो कि यहाँ पे हमें पश्चिम की तरफ कौन दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा है। और अगर राजस्थान की बाउंड्रीज, जिसके राजस्थान देखिए यहाँ पे राजस्थान का कैपिटल क्या है, जयपुर है। और यहाँ के अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो देखा जाए राजस्थान से कौन कौन से जो भारतीय राज्य हैं कौन कौन से अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे पंजाब जो है अपनी सीमा को साझा कर रहा है, ठीक है, हरियाणा अपनी सीमा को साझा कर रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जो है अपनी सीमा को साझा कर रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो है राजस्थान अपनी सीमा को साझा करता है। और आप मुझे बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सीक्वेंस में कम से कम हमें 5 राज्यों के बारे में क्रम बताइए, ठीक है, ठीक है। और चूंकि राज्य में यहाँ पे हम राजस्थान की बात करें तो देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत हैं। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी देखा जाए यहाँ पे जयपुर है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट जो कि डेली करंट अफेयर्स। और इसमें आज हम क्वेश्चंस ऑफ द डे पे चलते हैं। और क्वेश्चन ऑफ द डे में हमारा क्वेश्चन है कि नासा का आर्टेमिस मिशन, बहुत बार चर्चा किया गया है, काफ़ी इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया गया है। तो नासा का आर्टेमिस मिशन जो है किससे संबंधित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है दोस्तों। फिर बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और बाकी डेली करंट अफेयर्स की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।